हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, एमपी सेट असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आज अपन पढ़ने वाले हैं एनआईआरएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। चाहे एमपी सेट का टॉपिक हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उच्च शिक्षा से ये संबंधित है। और उच्च शिक्षा जो आप दोनों, चाहे एमपी सेट हो चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ का नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है कि एनआईआरएफ क्या है। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल, एन से आ जाता है नेशनल, आई से आ जाता है इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क हम एनआईआरएफ को बोलते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब नेशनल है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर देता है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेजेस जो होते हैं उनको रैंकिंग प्रदान करने का ये काम करता है। तो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ये प्लेटफॉर्म होता है। इसका उद्देश्य होता है कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को उनके गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना। तो इसका फुल एनआईआरएफ क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ का फुल फॉर्म होता है। मतलब राष्ट्रीय संस्थागत गुणवत्ता मानक, या हम बोल सकते हैं ढांचा, है ना। एक फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं ढांचा। और इसको शिक्षा मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ये जब बना था 2015 में ये बना था। जब ये बना था तब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन बना था, क्योंकि उस समय शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई थी उसके तहत इसका नाम बदल दिया था और इसको क्या कहा जाने लगा था, इसको फिर से शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा। तो ये एनआईआरएफ अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। अगला है एनआईआरएफ की शुरुआत कब हुई थी? तो एनआईआरएफ की शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में एनआईआरएफ की शुरुआत हुई थी और इसने इसने अपनी पहली रैंकिंग दी थी, पहली रैंकिंग इसने दी थी 2016 में। इसने अपनी पहली रैंकिंग कब दी थी? पहली रैंकिंग दी थी 2016 में। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी 2015 में हुई थी। और इसने अपनी पहली रैंकिंग कब प्रदान की थी? इसने पहली रैंकिंग 2016 में प्रदान की थी। कब प्रदान की थी पहली रैंकिंग? 2016 में इसने अपनी पहली रैंकिंग प्रदान की थी। और 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हुई थी और अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुई थी। एक और चीज़, अगर फ्रेंड्स आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पार्ट ए का कहीं पे फुल टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, हर एक टॉपिक की जैसे मूल्यांकन प्रणाली है, बहुत क्लिष्ट टॉपिक हैं वहाँ पर आपके सिलेबस में, तो उन टॉपिक की आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो हर एक टॉपिक के एमसीक्यू आपको हमारे एमपी सेट के एप्लीकेशन पर दिए कोर्स में मिल जाएंगे। उसका चार्ज मात्र 199 रुपये है। 199 रुपये में आपको सारे टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे, सारे टॉपिक के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो आप 199 रुपये में उसको परचेस कर सकते हो। स्पेशली नोट्स, एमसीक्यू और पीवाईक्यू के लिए बनाया है। एप्लीकेशन की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में आप जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इसको परचेस कर सकते हैं। याद रखिएगा क्या करना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जीके विद आकांक्षा मत कीजिएगा, शर्मा कीजिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लास ले सकते हैं। और एमपी सेट का असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में आपको फोल्डर में आपको एमपी सेट का कोर्स मिल जाएगा। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 3 कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आगे उसकी जानकारी दूंगी। तो एनआईआरएफ की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में एनआईआरएफ की शुरुआत हुई थी। एनआईआरएफ किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो एनआईआरएफ जो जारी किया जाता है, साल भर में एक जो रिपोर्ट जारी की जाती है, वो किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप? कि जैसे कि कोई कॉलेज है और कॉलेज को आपने, किसी कॉलेज को ए ग्रेड मिला है, किसी को A++ मिला है, किसी को B मिला है, किसी को C मिला है। इस प्रकार से ग्रेड जो है प्रदान की जाती है, A+ प्रदान की जाती है। इस प्रकार से 5 प्रकार की ग्रेड प्रदान की जाती है। A++ जो होता है सबसे अच्छा ग्रेड होता है। तो ये साल भर में कॉलेज इसको विभिन्न मापदंडों पर आंकता है और फिर ये रैंकिंग प्रदान करता है। इससे क्या होगा, छात्रों को, उनके पेरेंट्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि हमें अपने बच्चे को कौन सा कॉलेज दिलाना है, किस कॉलेज की कौन सी रैंकिंग आई है। जैसे कि अभी जो आईआईटी मद्रास है, अभी जो एनआईआर है, हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। अभी 2025 की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये बताया है कि
जो NIRF 2025 की रिपोर्ट है वो 10वीं रिपोर्ट है 2015 से अब तक की जो 10वीं रिपोर्ट आई है। इसमें बताया कि IIT मद्रास जो है ओवरऑल कॉलेज की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आया। ऐसे अलग अलग श्रेणियों में कॉलेज को रैंकिंग प्रदान की जाती है। अभी जो टॉप रैंकिंग पे है जैसे IIT मद्रास है, लगातार 7वें बार IIT मद्रास जो है प्रथम आया है। ऐसे ही आर्किटेक्चर में देखा जाता है कौन सा कॉलेज बेस्ट है, फार्मेसी में देखते हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ऐसे अलग अलग रैंकिंग जो है इनकी तरफ से NIRF द्वारा जारी की जाती है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला है NIRF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? NIRF का मुख्य उद्देश्य होता है संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करना। संस्थान किस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता का आकलन करना NIRF का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है NIRF की जो रैंकिंग होती है वो किस आधार पर होती है? लोकप्रियता के आधार पर, शुल्क के आधार पर, निर्धारित मानदंडों पर या क्षेत्र पर? तो जो NIRF की रैंकिंग दी जाती है वो निर्धारित मानदंडों पर आधारित दी जाती है। मतलब कुछ विशेष मापदंड होते हैं, स्पेशली 5 मापदंड इसके होते हैं जिस पर ये रैंकिंग दी जाती है। 5 मापदंडों पर इसकी रैंकिंग दी जाती है। कितने पर? 5 मापदंडों पर इसकी रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से 5 मापदंड होते हैं? पहला होता है टीचिंग मतलब शिक्षण, लर्निंग, टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेस। पहला ये मापदंड होता है टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेस, मतलब शिक्षण, सीखना और संसाधन। इसको हम बोलते हैं TLR। इसको क्या बोला जाता है? इसको TLR बोला जाता है। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इसको क्या बोला जाता है? TLR बोला जाता है। दूसरा होता है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, दूसरा जो मापदंड होता है वो अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास का होता है। इसको क्या बोला जाता है? अनुसंधान को बोलते हैं रिसर्च, और जो अभ्यास होता है व्यावसायिक अभ्यास उसको बोलते हैं प्रैक्टिसेस, तो इसको RP बोलते हैं। ये दोनों जो शुरू के जो दो हैं ये कुल रैंकिंग में 30-30% का योगदान देते हैं। मतलब जब रैंकिंग की जाती है तो 30% नंबर जो होते हैं टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज के होते हैं और 30% जो होते हैं अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास के होते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है स्नातक परिणाम। स्नातक परिणाम, स्नातक परिणाम मतलब ग्रेजुएशन रिजल्ट या ग्रेजुएशन आउटकम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? गो का यहाँ पे क्या होता है? ग्रेजुएशन आउटकम। इसको जो प्रतिशत मिलता है वो 20% मिलता है। मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों ने कितनी सफलता प्राप्त की है, उनका प्लेसमेंट क्या हुआ है, अगर या इस कॉलेज से बच्चे निकले हैं तो उनका कितना प्लेसमेंट हुआ है, स्नातक के बाद क्या परिणाम उनके हुए हैं। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये देखा जाता है, उसको 20% दिया जाता है। चौथे नंबर पे जो होता है आउटरीच और समाविता। आउटरीच मतलब ये कितने लोगों तक पहुंच है इसकी, क्या वंचित वर्गों तक इसकी पहुंच है ना। तो आउटरीच व समाविता जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिविटी बोलते हैं, मतलब समावेशिता, मतलब कितने छात्रों तक इसकी पहुंच है। तो आउटरीच और समावेशिता हो जाता है, इसको हम बोलते हैं OI। इसका जो परसेंटेज होता है ये 10% होता है। मतलब कौन सा कॉलेज हर वर्ग तक पहुँच है, वहाँ पे वंचित वर्गों को भी कवर किया गया है, तो कॉलेजेस में चौथे नंबर पर ये मापदंड होता है। 5वें नंबर पर होता है परसेप्शन को बोलते हैं धारणा। इसको परसेप्शन बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको PR बोला जाता है। अकादमिक साथियों और नियोक्ताओं के बीच जो धारणा होती है, मतलब बच्चों से जो धारणा ली जाती है वो इसके अंतर्गत आता है। इसका परसेंटेज भी 10% रहता है। तो पहला और जो दूसरा होता है, मतलब जो टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज वाला होता है और अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास वाला होता है, उन पर 30-30% होता है। 20% स्नातक परिणाम जो ग्रेजुएशन का जो आउटकम मिलते हैं हमसे उसके देखते हैं, और फिर धारणा पे 10% रहता है और आउटरीच पे 10% रहता है। इस प्रकार ये पूरा होता है। अगला है NIRF में कुल कितने मापदंड होते हैं? अभी हमने पढ़ा है 5 मापदंड NIRF के अंतर्गत होते हैं। एक कौन सा होता है? TLR होता है, जिस पे कितना % दिया जाता है? 30% दिया जाता है। दूसरा क्या होता है? रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस होता है, उस पर भी कितना % देता है? 30%। कौन सा कॉलेज कितनी रिसर्च कर रहा है, कितना पेटेंट कर रहा है, ये RP पे डिपेंड करता है। तीसरा होता है ग्रेजुएशन आउटकम, इस पर कितना होता है? 20% होता है।
चौथा क्या होता है, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, मतलब आप कितने लोगों तक रीच कर रहे हो, वंचित वर्गों को ले रहे हो या नहीं, तो ये 10% रहता है रैंकिंग में। और इसके बाद होता है धारणा परसेप्शन, उसका भी कितना रहता है, 10% रहता है। तो इस प्रकार ये पूरा 100% रहता है और 5 मापदंडों पर ये आधारित रहता है। तो NIRF में कुल कितने मापदंड रहते हैं, 5 मापदंड रहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन NIRF का मापदंड नहीं है। देखो, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये दोनों हैं, इन दोनों पे ही सबसे ज़्यादा होता है 30% स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नहीं रहता, ग्रेजुएशन आउटकम्स रहता है, इस पर 20% रहता है। स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो होता है NIRF का मापदंड नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इसका आंसर हो जाएगा, ये NIRF का मानदंड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज का भारांक। अभी मैंने बताया था टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेज का भारांक कितना होता है, 30% होता है। ठीक है, हमारी अगर आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लास ली हो, हमारे 3 बैचेस हैं, एक है सुपर 100 बैच है। सुपर 100 बैच में पार्ट ए पार्ट बी दोनों तैयार करवाया जाता है, नोट्स प्रदान किए जाते हैं सरल भाषा में, हैंड रिटन। अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू भी दिया हुआ है मैंने मेरे नोट्स का, इसमें आपको सारे दोनों भाग मिलेंगे, MCQ भी मिलेंगे, PYQ भी मिलेंगे और टेलीग्राम पर प्रैक्टिस भी मिलेगी। एक है हमारा टारगेट बैच, इसमें आपको केवल पार्ट बी मिलेगा और इसमें A+B+ MCQ प्लस थ्योरी नोट्स, और थ्योरी नोट्स यहाँ पे सुपर 100 बैच की जो थ्योरी नोट्स रहेंगे वो वहाँ पे आपको जो प्रिंटेबल रहेगा, मतलब आपको जो नोट्स रहेंगे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। और तीसरा है हमारा भंडारा बैच, MCQ भंडारा बैच, इसमें भी केवल पार्ट बी मिलेगा, लेकिन इसमें पार्ट बी टारगेट में पार्ट बी के साथ क्लासेस भी मिलेगी और भंडारा में पार्ट बी के साथ क्लासेस नहीं मिलेगी। तो ये आप हमारे बैचेस ले सकते हैं, हमारे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बैच हैं आप एप्लीकेशन से जाके ले सकते हैं। एप्लीकेशन GK विद आकांक्षा शर्मा डाउनलोड करना है, शर्मा जरूर लगाना हो, या कमेंट बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। बहुत शानदार तैयारी आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो जाएगी, पोस्ट कभी भी बढ़ सकते हैं, इसलिए सारे बच्चे जिन्होंने PG किया है वो इसको एग्ज़ाम देना। अगला है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का जो भारांक है वो कितना होता है, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। देखो, ये अनुसंधान के ऊपर है, अनुसंधान पे भी कितना भार रहता है, 30% रहता है, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा मापदंड होता है ग्रेजुएशन आउटकम्स, मतलब क्या होता है, रिजल्ट, स्नातक का रिजल्ट। इस मापदंड पे कितना % रहता है, कि इस मापदंड को कितना % दिया जाता है, तो इस मापदंड को 20% दिया जाता है। ग्रेजुएशन आउटकम्स का भारांक कितना रहता है, 20% रहता है। अगला है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, मतलब होता है इसका कि पहुंच और समावेशिता, आउटरीच और समावेशिता, इसका भारांक कितना रहता है, इसका भारांक 10% रहता है। क्या वंचित वर्गों तक कोई कॉलेज कितना ज़्यादा पहुंच रहा है, तो इसका कितना रहेगा, 10% रहेगा। अगला है परसेप्शन, मतलब धारणा का कितना रहता है, जहाँ बच्चों से, वहाँ जो बच्चे रहते हैं जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से उनकी धारणाएं ली जाती हैं कि उनका कॉलेज का क्या रहा है, उनका जो एटमॉस्फेयर कैसा रहा है, कैसे पढ़ाई होती है, टीचिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती है। अगला है NIRF में परसेप्शन का अर्थ क्या होता है, शिक्षाविदों और नियोक्ताओं की धारणा। जो भी शिक्षाविद होते हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं और जो उस स्तर को जानते हैं और जो वहाँ पे नियुक्त होते हैं, उनसे धारणाएं ली जाती हैं, बच्चों से धारणाएं ली जाती हैं कि कॉलेज कैसा है, ये सारी चीज़ें जो धारणा के अंतर्गत आती है। और इसका रैंकिंग में कितना प्रतिशत योगदान रहता है, धारणाओं का 10% योगदान रहता है। अगला है NIRF रैंकिंग किस प्रकार के संस्थानों के लिए है, तो जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उनके लिए ये होती है, विभिन्न प्रकार के जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं। NIRF में कौन सी श्रेणी शामिल है, विश्वविद्यालय भी है, इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, तो सारी श्रेणी इसमें शामिल हो जाएगी। अभी बात करें तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में 2025 की रैंकिंग में IISc जो बेंगलोर है वो फर्स्ट आया है, IISc बेंगलोर फर्स्ट आया है। इंजीनियरिंग में देखेंगे तो IIT मद्रास फर्स्ट आया है, IIT मद्रास फर्स्ट आया है, लगातार 7वें बार ये फर्स्ट आया है। मैनेजमेंट में देखेंगे तो IIM अहमदाबाद जो है मैनेजमेंट में ये टॉप कॉलेज है। अगर किसी को मैनेजमेंट से IIM करना है तो अहमदाबाद सबसे बेस्ट है, और इंजीनियरिंग करना है तो IIT मद्रास बेस्ट है, साइंस से करना है तो कौन सा बेस्ट है, बेंगलोर बेस्ट है। अगला है NIRF रैंकिंग कितने बार जारी की जाती है,
प्रति वर्ष। NIRF रैंकिंग कितने बार जारी की जाती है? हर साल ये जारी की जाती है। अगला है NIRF में डाटा कौन देता है? छात्र। NIRF में डाटा या छात्र और संस्थान स्वयं ही इसका डाटा प्रदान करता है। NIRF में डाटा कौन प्रदान करता है? तो ये डाटा संस्थान स्वयं प्रदान करता है। याद रखना, NIRF के अंतर्गत डाटा कौन प्रदान करता है? तो संस्थान खुद जो है NIRF के अंतर्गत डाटा प्रदान करता है। ठीक है, संस्थान से ही ये डाटा मांगा जाता है। इसमें भाग लेने वाले जो संस्थान हैं वो स्वयं डाटा देते हैं। अगला है NIRF में डाटा सत्यापन कौन करता है? एक विशेषज्ञ समिति होती है कि जो संस्थान डाटा दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं, तो उसका सत्यापन कौन करता है? उसके लिए एक समिति होती है, एक विशेषज्ञ समिति होती है जो इसका सत्यापन करता है। तो NIRF में डाटा का सत्यापन कौन करेगा? विशेषज्ञ समिति करेगी। अगला है NIRF का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गुणवत्ता सुधार के लिए करते हैं। NIRF का उपयोग क्यों किया जाता है? गुणवत्ता सुधार के लिए करते हैं। NIRF का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से है। NIRF रैंकिंग में शोध का मूल्यांकन किससे होता है? शोध मतलब हो रहा है रिसर्च और प्रैक्टिसेस, तो इसका क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा। रिसर्च और प्रैक्टिसेस मतलब अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग होता है, तो RP होता है, और इसका परसेंटेज कितना रहता है? 30% रहता है। अगला है पेटेंट और प्रकाशन, वो भी शोध के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब RP के अंतर्गत ही आते हैं। पेटेंट और प्रकाशन मतलब रिसर्च और जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसी के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है सामाजिक विविधता का मूल्यांकन कौन करता है? जहाँ पे सामाजिक लोगों को मिलते हैं। देखो, सामाजिक विविधता मतलब क्या आ जाएगा? आउटरीच, कितना पहुँच रहे हैं, कितने वेरिएशन को ले रहे हैं, सभी वंचित वर्गों को ले रहे हैं, महिलाओं को ले रहे हैं, सभी वर्गों तक पहुँच है। तो सभी वर्गों तक पहुँच का क्या होता है? और ये आउटरीच और इंक्लूसिविटी मतलब आउटरीच और समावेशिता इसका आ जाता है। इसमें इसका कितना परसेंट मार्क लेते हैं? 10% मार्क लेते हैं। और सामाजिक विविधता का जो मूल्यांकन होता है इसी OI पर आधारित होता है। अगला है प्लेसमेंट और उच्च अध्ययन किस मानदंड में आते हैं? प्लेसमेंट के लिए जो ग्रेजुएशन में स्नातक क्या है उस पर ही डिपेंड करेगा, तो क्या हो जाएगा? GO हो जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन जो आउटकम होंगे, रिजल्ट जो स्नातक के परिणाम आएंगे वो इस मानदंड में आ जाते हैं। NIRF रैंकिंग किस प्रकार की? स्वैच्छिक प्रणाली, संस्थान चाहें तो अपने को इसमें ले सकते हैं, तो एक स्वैच्छिक प्रणाली है, कोई ऐसा थोपी हुई प्रणाली नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है NIRF में कौन सा डेटा सार्वजनिक होता है? NIRF में जितने भी डेटा दिए, 5 प्रकार के जो मापदंड होते हैं और में जितना प्रकार का डाटा दिया रहता है सारे के सारे कैसे होते हैं? सार्वजनिक होते हैं। अगला है NIRF में संस्थानों की तुलना किस आधार पर की जाती है? आकार से, स्थान से, समान श्रेणी से? तो श्रेणी से की जाती है। किस श्रेणी में कौन सा कॉलेज प्रथम है, उस जैसे इंजीनियरिंग में कौन सा प्रथम आया है, प्रबंधन में कौन सा कॉलेज प्रथम आया, उस पर की जाती है। अगला है NIRF रैंकिंग का लाभ किसको होता है? सभी को होता है, छात्र को भी होता है, वो अच्छा कॉलेज चुन सकता है, संस्थान को भी होता है, उसके कॉलेज की ग्रेडिंग मिलती है, तो सभी को ही इसका लाभ मिलता है। NIRF का अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष QS रैंकिंग। US रैंकिंग भी क्या होता है? कॉलेजेस को रैंकिंग प्रदान करता है। तो QS रैंकिंग क्या होता है? QS रैंकिंग वो होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज के ग्रेडिंग प्रदान करता है। इसको हम क्वार्क क्योरेल सिमॉन्स बोलते हैं, और ये ग्लोबल हायर एजुकेशन का एनालिटिक्स है जो कि हर साल मतलब अपनी रैंकिंग प्रदान करता है। एक कंपनी है जो डाटा प्रोवाइड कराता है, जिससे विश्व स्तर पर आप शिक्षा से संबंधित संस्थान को देख सकते हैं कि कौन सा संस्थान प्रथम होता है। तो क्या बोल सकते हैं? क्वार्क-क्योरेल सिमॉन्स बोल सकते हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और प्रदर्शन को आंकन देने वाली एक संस्था है, और ये एक लंदन की संस्था है। एक लंदन आधारित फर्म होता है। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली विश्वविद्यालय रैंकिंग है QS रैंकिंग।
अगला है एनआईआरएफ का मुख्य फोकस किस पे रहता है कि कैसी गुणवत्ता प्रदान की जा रही है, तो गुणवत्ता पर मेन फोकस होता है। एनआईआरएफ में जो शिक्षण संसाधन है वो किस में आते हैं, मतलब इसमें रिसोर्सेज में आते हैं। आर से यहाँ क्या हो जाता है, टीचर, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। संसाधन को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, शिक्षण संसाधन किस में आ जाते हैं, TRL में आ जाते हैं। एनआरएफ रैंकिंग में पारदर्शिता क्यों आवश्यक होती है, विश्वसनीयता बनी रहती है। पारदर्शिता अगर होती है तो कॉलेजों के संदर्भ में क्या बनी रहती है, विश्वसनीयता बनी रहती है। पारदर्शिता क्यों आवश्यक होती है, विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता आवश्यक होती है। एनआईआरएफ किस नीति से संबंधित है, एनआईआरएफ जो है वो नई शिक्षा नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है, इसको नई शिक्षा नीति में लिया गया है। आया तो ये 2015 में था, लेकिन वर्तमान में इसे नई शिक्षा नीति से जोड़ लिया गया है। एनआईआरएफ में इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है, समावेशिता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समावेशन हो, मतलब विविधता हो और समावेशन हो। तो इंक्लूसिविटी का अर्थ क्या हो जाता है, विविधता और समावेशन हो जाता है। एनआईआरएफ रैंकिंग में फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात किस में आता है, फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात मतलब टीचिंग, शिक्षण में आ रहा है, टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज में आ रहा है फैकल्टी स्टूडेंट रेशो। फैकल्टी को F बोलते हैं, स्टूडेंट को S बोलते हैं, और यह क्या हो जाएगा, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो हो जाएगा। तो एनआरआईएफ रैंकिंग में फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाता है, FSR हो जाता है। अगला है एनआईआरएफ का उपयोग नीति निर्माण में कैसे होता है। नीति निर्माण में एनआईआरएफ का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली होता है। एनआईआरएफ रैंकिंग का उद्देश्य क्या है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और गुणवत्ता सुधार हेतु प्रेरित करना। तो गुणवत्ता, जितनी ज़्यादा गुणवत्ता होगी उतना ही छात्र के लिए, टीचर के लिए अच्छा रहेगा। तो गुणवत्ता सुधार हेतु प्रेरित करना एनआईआरएफ रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। एनआईआरएफ में डाटा का सोर्स क्या होता है, संस्थागत जो रिकॉर्ड होते हैं वही डाटा का सोर्स होता है। एनआईआरएफ में निजी संस्थान शामिल होते हैं या नहीं, हाँ होते हैं। निजी संस्थानों को भी इच्छुक होता है, निजी संस्थान चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हाँ, ये शामिल होते हैं। अगला है एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, शिक्षण भी है पहले में, शोध भी है दूसरे में, ये चौथे में है, खेल जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। फ्रेंड देखिए, ये हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का टारगेट बैच है, ये केवल पार्ट बी के लिए है। पार्ट बी के इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ क्लास भी मिलेगी। चार्ज इसका 799 रुपये है, केवल 50 लोगों के लिए ऑफर है ये 799। पार्ट बी की संपूर्ण तैयारी और सरल भाषा में नोट्स आपको प्रदान किए जाएंगे, तो आप इसे ले सकते हैं। ये हमारा, इसमें अगर आपको क्लास नहीं लेना है, केवल नोट्स लेना है, तो आप ये 499 वाला बैच ले सकते हैं। यहाँ पर नोट्स और MCQ दोनों मिलेंगे। तो ये 499 रुपये का है, और ये हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सुपर 100 बैच है। ये सबसे बेस्ट बैच है, क्योंकि इसमें पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है, साथ में इसमें हर टॉपिक की आपको MCQ भी है, हर टॉपिक के इसमें नोट्स भी हैं, आपको हर टॉपिक की क्लास भी है, इसमें PYQ भी है, सारा कुछ है। तो 1499 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। 20 से इसकी क्लास स्टार्ट है, तो आप इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ MP सेट के लिए आप 199 वाला हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। MP सेट का 199 में आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जो एनआईआरएफ का प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है, एनआईआरएफ का प्रकाशन कौन करता है, कहाँ से होता है। तो एनआईआरएफ का जो प्रकाशन होता है वो शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट द्वारा होता है। एनआईआरएफ का प्रकाशन होता है, एनआईआरएफ मतलब वार्षिक रिपोर्ट जारी कर देती है कि ये 2025 का रिपोर्ट आया है, ये कॉलेज इस श्रेणी में प्रथम आया है। तो ये कहाँ पे जारी होता है, तो शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर ये जारी होता है। एनआईआरएफ में स्कोर किस पैमाने पर मापे जाते हैं, 100 से मापे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था शुरू के जो शिक्षा अनुसंधान वाला, शिक्षा वाला जो होता है टीचर, और शिक्षण वाला जो होता है रिसोर्सेज वाला 30% होता है, अनुसंधान प्रैक्टिस वाला 30% होता है। तो टोटल 100 नंबर का होता है। एनआईआरएफ में सर्वश्रेष्ठ संस्थान को क्या मिलता है, तो रैंक भी मिलती है और उसको प्रतिष्ठा भी मिलती है। एनआईआरएफ रैंकिंग का प्रभाव किस पर पड़ता है, संस्थान की छवि पर भी पड़ता है, प्रवेश पर भी पड़ता है, नीति पर भी पड़ता है, तो सभी पर ये पड़ता है। वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, साथ में टेलीग्राम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में PDF तो मिलेगा ही, साथ में इसमें हम प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो सारे लोग इनको उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि ज़्यादा से अच्छे आपकी प्रैक्टिस हो पाए।
अगला है NIRF किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? मिश्रित मूल्यांकन करता है, बाहरी आंतरिक दोनों प्रकार का करता है। तो ये किस प्रकार का करता है? मिश्रित मूल्यांकन करता है। NIRF में गलत डाटा होने पर क्या हो सकता है? गलत डाटा अगर दोगे तो रैंकिंग से आप क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे अगर गलत डाटा देता है कोई तो। NIRF का लाभ छात्रों के लिए क्या होता है? वो सही संस्थान को चयन कर सकते हैं। NIRF किसे प्रोत्साहित करता है? गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। NIRF रैंकिंग का स्वरूप कैसा होता है? लचीला होता है। अगर अगले साल फिर आप उसको कॉलेज को और अच्छा कर दो तो आप अगले साल और अच्छा जो है लक्ष्य हासिल कर सकते हो। मेन इसका लक्ष्य क्या होता है? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। क्या होता है? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, NIRF 2025 की जो रैंकिंग आई है, इसके लिए अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी। ये 17 श्रेणियों में दिया गया है, 17 श्रेणियों में, और 7,000 प्लस संस्थानों को इस बार रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, और इस बार की एक खास बात है, यहाँ पे SDG को भी जोड़ लिया है, मतलब सतत विकास लक्ष्य को भी इसके अंतर्गत जोड़ लिया है। तो बात करते हैं ओवरऑल अगर श्रेणी में देखा है तो कौन सा कॉलेज प्रथम आया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है ओवरऑल श्रेणी में प्रथम आया है। ठीक है, अगर हम देखें कि इंजीनियरिंग में कौन सा कॉलेज प्रथम है, तो कौन सा कॉलेज भारत में सबसे अच्छा है इंजीनियरिंग में? तो IIT मद्रास जो है वो इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट है। ऐसे ही प्रबंधन में अगर हम देखें तो प्रबंधन में कौन सा कॉलेज बेस्ट है? प्रबंधन में IIM अहमदाबाद है। IIM अहमदाबाद क्या है? प्रबंधन में है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन सा प्रथम है? तो IISc बेंगलोर जो है वो विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखो, पूछा जाए कि अगर मेडिकल क्षेत्र में कौन सा प्रथम है मेडिकल में, तो एम्स दिल्ली जो है वो मेडिकल में प्रथम आया है। मेडिकल का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? एम्स दिल्ली। इसके बाद डेंटल कॉलेज कौन सा है? तो सविता डेंटल कॉलेज प्रथम आया है। डेंटल कॉलेज में ये चेन्नई में है, सविता डेंटल कॉलेज। और अगर बोले फार्मेसी में कौन आया है, तो हमदर्द का जो जामिया कॉलेज है वो फार्मेसी में प्रथम आया है। तो ये NIRF रैंकिंग है। वैसे अपन इसके लिए अलग वीडियो भी करेंगे, यहाँ भी मैंने करवा दिया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर लेना। इसके अलावा अगला जो हम वीडियो करने वाले हैं, अगला जो लेके आने वाली हूँ, उच्च शिक्षा संस्थान से संबंधित सुपर 800 क्वेश्चन का मैराथन आपको लेके आने वाली हूँ, है ना। तो सारे लोग वीडियो का वेट कीजिएगा, टेलीग्राम को प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।